हेलो डियर स्टूडेंट। मैं सुभाष सारण, बायोलॉजी लेक्चरर, जुनून बायोलॉजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था ह्यूमन रेस्पिरेशन का, ठीक है ना, उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि किस प्रकार से रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म होती है, ठीक है ना। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा ब्रीथिंग का। मोस्टली ब्रीथिंग होता है वो टू टाइप से होता है। ब्रीथिंग कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। ये लिखा भी है, ब्रीथिंग कितने प्रकार से होगा? टू टाइप से होगा। एक होता है इंस्पायरेशन, दूसरा होता है एक्सपायरेशन, ठीक है। इंस्पायरेशन का मीन्स होता है कि ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ग्रहण करना या लंग्स में ट्रांसफर करना, ठीक है ना। जबकि एक्सपायरेशन का मीन्स होता है कि CO2 को बॉडी से बाहर मुक्त करना या निष्कासित करना, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं कि नॉर्मल जो ब्रीथिंग होती है वो टू टाइप से होती है। एक इंस्पायरेशन से होती है, दूसरा एक्सपायरेशन, ठीक है ना। अब इसका प्रिंसिपल किस तरह से फंक्शन करता है? प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें मोस्टली चाहे इंस्पायरेशन की बात कर लो चाहे एक्सपायरेशन की बात कर लो, एयर होगी वो, यहाँ पर लिखा भी है, एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हमेशा एयर होगी वो हाई प्रेशर से किस प्रेशर की तरफ जाएगी? लो प्रेशर की तरफ जाएगी, ठीक है ना। तो ये इसका मोस्टली क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। अगर अपन बात करें कि इस ब्रीथिंग के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व रहती है, कौन कौन सी संरचना होती है जो भाग लेती है ब्रीथिंग के अंदर, काम करती है, ठीक है ना। तो ह्यूमंस की बात करें तो उसके अंदर रिब्स फंक्शन करती है, रिब्स होती है, वो भी एक्सपायरेशन या इंस्पायरेशन में पार्टिसिपेट होती है। इसके अलावा ये जो रिब्स होती है ना, इस रिब्स के बीच बीच के अंदर कुछ इंटरकोस्टियल मसल्स प्रेजेंट होती है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट करती है। कौन करती है? इंटरकोस्टियल मसल्स। यहाँ पर अगर अपन बात करें इंटरकोस्टियल मसल्स की, तो इंटरकोस्टियल मसल्स दो प्रकार की होती है। एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टियल मसल्स होती है। कौन सी होती है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टियल मसल्स होती है। दूसरी होती है इंटरनल इंटरकोस्टियल मसल्स होती है, ठीक है ना। ये जो मसल्स होती है वो रिब्स के बीच बीच में प्रेजेंट होती है, जो रिब्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करती है, ठीक है ना। तो अब आगे अपन बात करते हैं, इसके अलावा एक स्ट्रक्चर और होती है जिसे डायफ्राम बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? डायफ्राम। जो मोस्टली थोरेक्स रीजन के जस्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं। एब्डोमिनल और थोरेक्स को क्या करता है? अलग करने का काम करता है, ठीक है ना, सेपरेट करने का काम करता है। तो डायफ्राम भी इसमें भाग लेता है, ठीक है ना। अब अगर अपन बात करें इंस्पायरेशन का मीन्स क्या होता है? इंस्पायरेशन में अपन ने लिखा है एयर को अंदर लाने के लिए वॉल्यूम को इंक्रीज करना पड़ेगा। अपना जो थोरेक्स है ना, उस थोरेक्स की वॉल्यूम को अपने को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे ही अपन एयर को अंदर लाएंगे, तो एयर को अंदर लाने के लिए आपको पता है कि जो थोरेक्स रीजन है या लंग्स होते हैं उसके अंदर प्रेशर अधिक होता है, प्रेशर हाई होता है। प्रेशर हाई को कम करने के लिए अपने को प्रेशर को डिक्रीज करना है। तो प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए अपने को वॉल्यूम को इंक्रीज करना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पे बनाया गया है, अपने एक डायग्राम बनाने की कोशिश की है। मान लो कि ये जो इंस्पायरेशन की प्रोसेस को दिखाया गया है, इसमें क्या किया है अपन ने? जैसे ही अपन को एयर को अंदर लाना है तो इस थोरेक्स रीजन को अपने को इंक्रीज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वॉल्यूम क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से एयर क्या आ जाएगी? अंदर की तरफ आ जाएगी। यही बात लिखी है, एयर को अंदर लाने के लिए वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज। अपन वॉल्यूम को जब इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा? जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। आगे लिखा है होगा, जिसकी वजह से रिब्स अपवर्ड, फॉरवर्ड और आउटवर्ड, रिब्स होती है वो ऊपर की तरफ, साइड की तरफ और नीचे की तरफ हो जाएगी, ठीक है ना। जिसकी वजह से रिब्स क्या होगी? ऊपर की तरफ आ जाएगी। वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो रिब्स आकार में बढ़ जाएगा, ठीक है ना, होंगे। एंड इंटरकोस्टियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जिस इंटरकोस्टियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तभी तो रिब्स अपवर्ड, आउटवर्ड और कहां पे जाएगा? फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, क्योंकि ये बीच बीच में क्या प्रेजेंट होती है? इंटरकोस्टियल मसल्स होती है, ठीक है ना। और या एन डायग्राम, सॉरी डायफ्राम एंटेरियर टू पोस्टेरियर की तरफ मूवमेंट करेगा, मूव करेगा। डायफ्राम की बात करो, डायफ्राम ये है, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने क्या बनाया? डायफ्राम बनाया। और ये डायफ्राम क्या करेगा? एंटेरियर से पोस्टेरियर के फ्लैटेड हो जाएगा। जैसे मान लो डायफ्राम मोस्टली इस तरह से है, इस तरह से डायफ्राम है, और वो क्या करेगा? इस तरह से हो जाएगा, फ्लैटेड हो जाएगा। फ्लैटेड होने की वजह से इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर किस किस ने फंक्शन किया? रिब्स ने फंक्शन किया, इंटरकोस्टियल मसल्स ने फंक्शन किया और डायफ्राम ने फंक्शन किया। क्योंकि डायफ्राम फ्लैटेड होगा तभी तो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। रिब्स भी अपवर्ड
फॉरवर्ड और कौन सा आउटवर्ड की तरफ मूवमेंट करेगी। इंटरकोस्टियल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज होगा और प्रेशर डिक्रीज होगा। प्रेशर डिक्रीज होते ही हाई प्रेशर टू किस प्रेशर की ओर मूवमेंट होगा, लो प्रेशर की। इंस्पायरेशन का मतलब होता है अपन एयर को अंदर लेते हैं, जिस तरह से एयर को अंदर लेंगे तो अपना डायफ्राम या अपना थोरेक्स रीजन होता है वो इंक्रीज होगा। इंक्रीज होने की वजह से ही इंस्पायरेशन की प्रोसेस होगी, ठीक है ना। अब दूसरी प्रोसेस की बात करते हैं, एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन के अंदर अपन ने जैसे वॉल्यूम को आगे इंक्रीज किया था, वॉल्यूम को इंक्रीज किया था, प्रेशर को डिक्रीज किया था, जस्ट अपोजिट कर देंगे। वॉल्यूम को वापस से क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। और वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो इसमें ये लिखा है एयर को बाहर निकालने के लिए वॉल्यूम को क्या किया जाता है, डिक्रीज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। इसके लिए रिब्स एंड थोरेक्स कैविटी अपनी नॉर्मल फेज में आएगी और एयर बाहर जाएगी। इसके लिए अपन ने जो ये पूरा का पूरा फंक्शन किया था वो उसको वापस से अपन किस में ले आते हैं, नॉर्मल कंडीशन में ले आते हैं। जिसकी वजह से देखो यहाँ पर वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया, वॉल्यूम को जैसे डिक्रीज करेंगे तो थोरेक्स कैविटी की जो साइज होगी वो कम होगी, कम होने की वजह से यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा तो अपन देख सकते हैं कि जितने भी CO2 थी वो क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ चली जाएगी। कहां पे चली जाएगी, बाहर की तरफ, क्योंकि यहाँ का जो प्रेशर है वो अधिक हो जाएगा, किसकी कंपैरिजन में, एनवायरनमेंट की कंपैरिजन में, ठीक है ना। इस तरह से फंक्शन करता है। तो अपन ने ऐसा डायग्राम बनाने की कोशिश की है, इसमें देखा है, यहाँ पे लिखा भी है, देखो यहाँ पर रिब्स स्टर्नम राइज्ड होते हैं, मतलब रिब्स और स्टर्नम क्या होते हैं, बाहर की तरफ। इस तरह से मैंने शो भी कर रखा है। जैसे ही इंस्पायरेशन की प्रोसेस होती है उसके अंदर रिब्स स्टर्नम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये यहाँ पर मैंने रिब्स केस बनाया। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड होगा जिसकी वजह से फ्लैट हो जाएगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स इंक्रीज होगा, ठीक है। इंस्पायरेशन का मेथड सेम यहाँ पर कौन सा, एक्सपायरेशन का मेथड करते हैं। कौन सा, एक्सपायरेशन का। एक्सपायरेशन में क्या होता है, ये रिब्स होती है वो नॉर्मल फेज में आती है, डायफ्राम अपना फ्लेटेड था वो वापस अपनी अवस्था में आने की कोशिश करेगा। देखो यहाँ पर डायफ्राम रिलैक्सेड, ठीक है ना, डायफ्राम वापस रिलैक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से अपन बात कर सकते हैं थोरेक्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा और एयर का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज होगा जिसकी वजह से एयर क्या होगी, बाहर की तरफ निकल पाएगी, ठीक है ना। इस तरह से ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है। अपन ने जानने की कोशिश की कि ब्रीथिंग क्या होता है। ब्रीथिंग की अपन ने बात कर ली थी, पहले भी कर ली थी कि ऑक्सीजन को इनटेक करना, CO2 को बाहर की तरफ आउटेक करना या मुक्त करना। और मोस्टली ये टू टाइप से ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है, एक इंस्पायरेशन होती है, दूसरी एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब अपन एयर को अंदर की तरफ लेते हैं, एक्सपायरेशन का मतलब एयर को बाहर की तरफ निष्कासित करते हैं। इसका प्रिंसिपल देखा, एयर कहां पर जाएगी, अपन देख सकते हैं हाई प्रेशर से किस प्रेशर की ओर, लो प्रेशर की ओर जाएगी एयर, ठीक है ना। इसको दो तरीके से देखा, इंस्पायरेशन का मींस क्या होता है, एक्सपायरेशन का मींस क्या होता है। यहां पर मैंने बताया है कि इंटरकोस्टियल जो मसल्स होती है ये टू टाइप की होती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टियल मसल्स और कौन सा, इंटरनल इंटरकोस्टियल मसल्स होगी, ठीक है ना। और मोस्टली जो यहाँ पर जो फंक्शन करती है रिब्स के बीच के अंदर, उस अपन मसल्स को इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकोस्टियल मसल्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टियल मसल्स काम करती है, ठीक है ना। तो इंटरकोस्टियल मसल्स मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करती है। कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से रिब्स होता है वो इंक्रीज होता है, अपवर्ड जाता है, फॉरवर्ड जाता है और आउटवर्ड की तरफ जाता है, ठीक है ना। इस तरह से अपन ने पूरा का पूरा प्रोसेस ब्रीथिंग की जानने की कोशिश की कि ब्रीथिंग एक्चुअल में किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आता है इसको आगे शेयर कीजिएगा। थैंक यू।